Assalamu alaikum students, I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. हम स्टडी कर रहे थे कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में क्या था? विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, इसके अलावा विटामिन सी। ये हमारे जनरली जो है वो फैट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स को हम इन डिटेल जो है वो एक एक विटामिन को स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमने स्टार्ट करने हैं वो हमने डिटेल में जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो विटामिन B1 से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका अदर नेम है थायामीन। विटामिन बी का अदर नेम है थायामीन। और अगर हम इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करें तो मतलब इसको सबसे पहले जो है वो लास्ट सेंचुरी में जो है वो क्रिश्चियन एक फिजिशियन था डच, जिसने जो है वो फील किया कि स्टडी करते हुए उसने जनरली जो है वो चिक्स में एक स्टडी की थी, जिसमें उसने फील किया चिक्स की स्टडी में कि चिक्स में अगर थायामीन वो विटामिन B1 या थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसने फील की थी चिक्स में। उसके बाद जो फाइनली जो है वो 1855 में जो है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1855 में एक जो है वो साइंटिस्ट जिसका नाम है तकाकाई, इसने जो है वो थायामीन इटसेल्फ जो है वो डिस्कवर किया और उसने बताया कि थायामीन जो है एक विटामिन B1 है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है। और ये होती क्या है, जिसकी उसने एक वर्ड यूज़ किया आई कांट, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी हो जाती है, बेरी डिजीज़ होती है, जिसका मतलब होता है लफ्ज़ी मतलब इसका वर्डली मीनिंग है आई कांट मतलब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। वीकनेस इतनी आपकी बॉडी में हो जाती है कि आप जो है जनरली बेरी का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये साइंटिस्ट ने बताया कि बेरी डिजीज़ होती है और ये होती किस वजह से है, अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है वो पॉलिश राइस का अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं और मतलब हम होल ग्रेन्स का यूज़ नहीं कर रहे, वेजिटेबल्स और जो हमारे थायमिन रिच सोर्सेज है वो यूज़ नहीं करते, या हम पॉलिश राइस का प्रोलॉन्ग कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और बेरी होती है जिसका वर्डली मीनिंग है आई कांट। अच्छा, फिर 1936 में जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायामीन जो है हमारे सामने आया। 1936 में 1936 में इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने आया थायामीन का। और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या थी हमारे पास? TPP, जो की फॉर्म में जो है ये हमारी डिफरेंट बॉडी में एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है और हमारी बॉडी के ऑक्सीडोरिडॉक्स रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है। TPP थायामीन पायरोफॉस्फेट और थायामीन का केमिकल स्ट्रक्चर 1936 में हुआ। अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो दो जो है वो इसमें हेलिकल रिंग होते हैं,
हमारा थायामीन का जो है वो स्ट्रक्चर है केमिकल, और इसके अलावा हमारा जो थायामीन पायरोफॉस्फेट होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हमारे पास चेंजिंग आती हैं उसकी हम उसको देख लेते हैं। ये हमारा थायामीन पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है और ये हमारा जो है वो थायामीन का जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो एज अ कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्ट करता है पहले टीसीए क्रेब साइकिल में, और ये क्या करता है थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से जो है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जो है वो कन्वर्ट करता है। फंक्शनिंग के लिहाज से अगर हम इसको स्टडी करें तो हमारी बॉडी में जो फर्स्ट फंक्शन है थायामीन पायरोफॉस्फेट का वो क्या है, थायामीन प्लस एटीपी का मॉलिक्यूल, और ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में थायामीन पायरोफॉस्फेट का रिलीज करते हैं। मैग्नीशियम इसमें एक्ट करता है एज एक्टिव, और क्या बन जाता है हमारे पास TPP थायामीन पायरोफॉस्फेट प्लस AMP। ठीक है, थायामीन प्लस ATP का मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फोरिलेज करेगा, मैग्नीशियम इज एक्टिव एंजाइम वर्क करेगा और थायामीन पायरोफॉस्फेट और AMD की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो फर्स्ट जो है थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो हमारी बॉडी में बन गया है। अब उसने क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसने। फर्स्ट रोल क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि ये जो हमारा क्रेब साइकिल होता है जिसमें सबसे पहले जो है वो पायरुवेट होता है, पायरुवेट से हमारा TPP यहाँ पे एक्ट करेगा और हमारा पायरुवेट से जो है वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बना देगा। ठीक है, जो कि फर्दर आगे जाके ऑक्सलेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सलेट से एकोनाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट आ जाएगा। ठीक है, जो कि फिर थायामीन पायरोफॉस्फेट यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा और ये हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मलेट, फिर ऑक्सलेट और ये फर्दर जो है वो फिर आगे हमारा जाके एसिटाइल कोएंजाइम A में एक्ट हो जाएगा। ये हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल होता है जहाँ पे दो जगह पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। पायरुवेट से थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्ट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट में जो है वो थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्ट करेगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम A में इसको कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से जो है वो हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। जो फर्स्ट हमारा रोल है
थायामीन पायरोफॉस्फेट का या थायामीन की एक्टिव फॉर्म का हमारी बॉडी में। सेकंड जो है वो रोल है इसका सिंथेसिस ऑफ पेंटोसिस एंड NADPH, नायासिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है ये फॉर्म करता है हमारी बॉडी में। और किस तरह से फॉर्म करता है कि ये जो है ग्लूकोज से जो है वो 6 ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है, वहाँ पे जो है वो हमारा ये हम साइकिल जो है कर देते हैं, किस तरह से जो है हमारा ये पेंटोज में एक्ट करेगा और किस तरह से हमारा सिंथेसिस ऑफ पेंटोसिस की। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोनेट, यहाँ पे जो है वो हमारा NADPH बायोसिंथेसिस होगी इसकी। फिर ये राइबोज 5P आ जाता है हमारा। ये फॉस्फेट शंट का साइकिल होता है जनरली, जिसमें हमारा जो है ये एक्ट करता है। फिर हमारा राइबोज 5P आ जाएगा, देन ज़ैलुलोज 5P। उसके बाद यहाँ पे थायामीन पायरोफॉस्फेट हमारा एक्ट करेगा और ये सेडोहेप्टुलोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3P। इसी तरह यहाँ से जो है हमारा फॉस्फेशंट और ये हमारा ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होता है उसमें जो है ये हमारा किस तरह से कन्वर्जन करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट और ये NADPH की जो है वो बायोसिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। ये इसका जो है वो सेकंड रोल है। इसके अलावा ये हमारे जो है बॉडी में जो है वो नर्व कंडक्शन भी करता है कि हमारे जो नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हमने आगे काम करता है, उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। और इसका जो है ये कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स की कन्वर्जन में भी इसका जो है वो एक बड़ा रोल है कि ये अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन को विटामिन की कन्वर्जन के लिए जो है वो ट्रिप्टोफेन को नायासिन में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 जो है वो नेसेसरी होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जो है वो विटामिन B1 जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जुजिनम और एलियम में जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और अब मतलब ये इसके अलावा डिफरेंट किस्म मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद इसकी डिपेंड करती है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में थायामीन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी इसकी सोडियम के साथ मिलके। अगर हम कम क्वांटिटी में इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सोडियम के साथ मिलके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी हमारी बॉडी में। अगर हमने ज़्यादा अमाउंट जो है वो डाइजेस्ट की है थायामीन की तो इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए डिफ्यूजन होगी, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 30 to 70 mg जो है वो थायामीन जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिसमें से 80% जो है वो थायामीन पायरोफॉस्फेट की कंडीशन में हमारे पास 30 to 70% जो है mg एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और जिसमें से 80 जो है वो %
वो थायमीन पायरोफॉस्फेट की सूरत में हमारे यहाँ एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये इसकी मतलब और डिफरेंट किस्म किसने कहाँ कहाँ जो है वो इसमें ब्रेन में, लीवर में, किडनी में जो है वो डिफरेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ताकि वो फंक्शनिंग कर सके वहाँ प्रॉपर। अब उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात आ जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ को अगर हम देखें तो हमने देखा कि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ पॉलिश राइस की वजह से बेरी बेरी की डिजीज़ हो जाती है। बेरी बेरी दो टाइप की होती है, एक ड्राई बेरी बेरी होती है, एक वेट बेरी बेरी होती है। इसके अलावा जो है वो एक और वर्निक इंसेफेलोपैथी भी इसको कहते हैं, या वर्निक कोसिफोर सिंड्रोम भी हम उसको कहते हैं, वो भी इसी वजह से हो जाता है। और इन्फेंटाइल बेरी बेरी होती है। इसमें जनरली क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, एनोरेक्सिया जनरल जो इसके सिम्टम्स हैं, उसमें मेंटल डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हो जाएंगे। इन्फेंट में क्या होता है कि वो बच्चा जिसमें थायमीन की डेफिशिएंसी होती है उसका जो मेन सिम्टम है वो साइलेंट क्राई करता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे वो क्राई तो कर रहा है लेकिन आवाज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, और मतलब उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं निकलती रोते हुए ना, वो साइलेंट क्राई करता है जनरली। और उसकी मसल्स वीकनेस बहुत होती है, वो डिफरेंट किस्म के। और इसके अलावा फर्दर साइंस इसमें आ जाते हैं, जैसे टैकीकार्डिया हो गया और कन्वल्जन्स, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स इन्फेंटाइल में रहते हैं। वेट बेरी बेरी में ये होता है कि आपके जो है वो बेरी बेरी के सिम्टम्स के साथ साथ जो है वो एडिमा भी प्रेजेंट होता है, और ड्राई बेरी बेरी में एडिमा प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये सारे आपके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा वर्निक कोसिफोर सिंड्रोम जो है वो ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो प्रोलॉन्ग कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, और उसमें थायामीन जो है वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो विटामिन बी को जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो है वो डेफिशिएंसी होती है। अगर हम कॉजेज़ और सिम्टम्स देखें तो इन्फेंटाइल बेरी बेरी में क्या होता है, लैक ऑफ थायामीन हमारे पास आ जाता है, और उसकी वजह से जो है वो हमारी जो सिम्टम्स आ जाएंगे उसमें नमनेस आ जाएगी, लेग इरिटेबिलिटी आ जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगा, नोज़िया आ जाएगा, वेस्टिंग आ जाएगा, मसल क्रैम्प्स आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है वर्निक में क्या आ जाएगा, वर्निक इंसेफेलोपैथी में आ जाता है आपके ब्रेन डिसऑर्डर सारे होना शुरू हो जाते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, कन्वर्जन्स होंगे डिफरेंट किस्म के। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली हमारी जो विटामिन्स B1 थायमीन है उसकी जनरल रिकमेंडेशन RDA हमारा है 1.1 से लेके 1.3 mg पर डे। अगर हमारी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 mg ऑफ थायामीन जो है वो ट्वाइस या थ्राइस जो है वो हमें, मतलब एक दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है सप्लीमेंट या फूड के थ्रू जो है वो हमें उसको देना है जिसको डेफिशिएंसी होगी। अगर बच्चों में देखें तो 2 to 5 mg ऑफ थायामीन जो है वो 2 टाइम्स आप जो है वो उनको दे दें, स्मॉल डोजेस जो है आपने देनी है उसकी। इसके अलावा प्रिवेंशन में ये है कि आपने जो है वो मतलब कुकिंग मेथड को अपने इम्प्रूव करें कि ये जो राइस वगैरह आप या आपके जो दालें हैं या आप ज़्यादातर सोक करके रख देते हैं और फिर उसके बाद उसका पानी वेस्ट कर देते हैं, तो आपने जो है वो प्रिवेंट करना है उस कुकिंग मेथड को कि जनरली अगर आप जिस पानी में सोक कर रहे हैं उसी पानी को आप पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद उसे सोक करें और फिर उसी के बाद उस कुकिंग में जो है वो उसी आप वाटर को जो है वो यूटिलाइज़ कर लें। ओवर कुकिंग ना करें उसकी कि मतलब आपने बहुत हल्की आंच पे या उसको पका रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो उससे भी जो है वो लॉसेस हो जाते हैं। इवैल्यूएशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी चेक करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स में। जनरली आमतौर पे जो हम थायमीन डेफिशिएंसी के लिए जो है वो मेजरमेंट टेस्ट यूज़ करते हैं वो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स को हम चेक करते हैं, या फिर हम थायमीन पायरोफॉस्फेट की क्वांटिटी को जो है वो हम इसको यूरिन टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, विटामिन बी के कितने लॉसेस हो रहे हैं हमारे। और जनरली जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल की इसमें डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं। अब सोर्सेज में है जनरली हमारा सोर्स क्या आ जाता है, विटामिन B1 का जो है वो सोर्स हमारे पास क्या है। विटामिन B1 के जनरली हमारे पास होल व्हीट सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ऑर्गन मीट है, लीवर है, मतलब इसके अलावा जो है वो हमारी एग में यॉक में कुछ क्वांटिटी आ जाती है, मिल्क में कुछ क्वांटिटी आ जाती है उसकी, कुछ लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में भी आ जाती है हमारे पास कुछ क्वांटिटी उसकी अवेलेबल। इसके अलावा जो फर्दर हमारे पास वीट जम ऑयल वगैरह होते हैं जिसमें ज़्यादा है, और पॉलिश राइस नहीं यूज़ करने जिसमें रॉ या ब्राउन राइस आ जाते हैं। ये फर्दर जो है आज हमने जो है वो इन डिटेल
विटामिन B1 को स्टडी किया था। हमने सबसे पहले देखा कि वो उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ी, उसके बाद उसकी बॉडी में फंक्शनिंग पढ़ी। फंक्शनिंग में हमारे जो मेजर रोल था वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था, सिंथेसिस ऑफ पेंटोसिस था। फिर इसके अलावा वो हमारी जो फर्दर हमारी बॉडी में जो था वो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में था, और हमारे नर्व इम्पल्सिस से रिलेटेड उसका रोल था। इसके अलावा हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में भी रोल था कि ट्रिप्टोफेन को नायासिन में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 नेसेसरी होता है। उसके बाद हमने इसका RDA देखा, उसके बाद हमने इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ देखी कि 4 तरह की होती है। एक वर्निक कोसिफ कोर सिंड्रोम होता है कि प्रोलॉन्ग कंजप्शन या अल्कोहल की वजह से जो है वो वर्निक कोसिफ कोर सिंड्रोम हो जाता है। वेट बेरी, ड्राई बेरी और इन्फेंटाइल बेरी के बारे में पढ़ा। इसकी प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, कितनी डोजेज़ ले सकते हैं, और लोसिस को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सोर्सेज देखें, और अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है वो हमारी बॉडी में नहीं होती ज़्यादातर विटामिन B1 की। आमतौर पे जितनी क्वांटिटी में मतलब हमें रिक्वायर्ड होता है उतना ही हमें फूड से जो है वो हासिल हो जाता है, और इनके लॉसेस जो है वो यूरिन के थ्रू हो जाते हैं हमारी बॉडी से, तो ज़्यादातर टॉक्सिसिटी नहीं होती हमारी बॉडी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।